अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम चैप्टर 2 का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक है, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैं वेक्टर्स के साथ भी सिखाऊंगा। वो इसके आगे जो हमारे एक्सटेंसिव टॉपिक आएंगे उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम लोग कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर के बिल्डअप कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास ये एक आर्टिकल है छोटा सा, जिसको हम डिस्कस करते हैं कि स्केलर के साथ, किसी भी स्केलर नंबर के साथ जब आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है a, ठीक है ना। चले ऐसे हम स्ट्रेट बना लेते हैं। फर्ज करें आपके पास एक वेक्टर a है। अब आप इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, +2 से, तो क्या होगा, इसकी जो टेल की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, यानी जब भी किसी वेक्टर के साथ आप किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, सेम। जबकि उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसकी जो टेल की लेंथ होगी वो उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करोगे डबल हो जाएगी, 3 से करोगे ट्रिपल हो जाएगी, 4 से करोगे 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसी वेक्टर a को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी वेक्टर a को हम माइनस यानी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, इस वेक्टर की ना सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी बल्कि इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ पॉजिटिव नंबर, इट्स डायरेक्शन रिमेन द सेम बट इट्स मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज बाय दैट टाइम। यानी अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, 3 से किया 3 टाइम्स। और इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ नेगेटिव नंबर, देन इट्स मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज बाय दैट टाइम बट इट्स डायरेक्शन विल आल्सो रिवर्स। इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात याद रखना कि बाज़ों का हम किसी वेक्टर को जब किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे वेलोसिटी आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है और मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो जब आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक नया वेक्टर बन जाता है, जो कि इस एग्जांपल में क्या है, मोमेंटम। कि वेलोसिटी को जब भी आप मास के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो नया वेक्टर बनता है वो क्या होता है, मोमेंटम। लेकिन इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी हो। सेम वे दूसरे नंबर पे आ गया। इसी तरह से अगर मैं मास विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर नंबर, इसको मैं एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास एक और वेक्टर बन जाएगा विच इज फोर्स। ठीक है। अब बताने का मकसद क्या हुआ कि जब भी किसी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक नया वेक्टर बन जाता है, नई वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट टर्म बच्चों जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वर्ड से ही का मतलब होता है 1। इसका मतलब क्या होता है, 1। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अ वेक्टर whose magnitude is 1, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इसकी क्या है, 1, और इसकी डायरेक्शन क्या है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे, अ वेक्टर whose magnitude is 1 and particular direction is called a unit vector। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि अगर वेक्टर a है मेरे पास, कोई भी जो वेक्टर होता है ना बच्चों, हर एक वेक्टर का कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होता है। अगर वेक्टर a है तो इसका कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि आप कैपिटल लेटर के ऊपर स्मॉल लेटर जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मेन वेक्टर को, उसके ऊपर आप एक हैट या एक कैप लगा। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा वेक्टर, ऊपर आपको क्या रखना पड़ेगा, वेक्टर, पूरे वेक्टर की वैल्यू देनी पड़ेगी और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड। याद रखना जो मैग्नीट्यूड होती है उसमें आपको ना तो बोल्ड करना पड़ता है, ना उसके ऊपर एरो लगाना है, ना नीचे, सिंपल आपने लेटर लिख देना है। यानी वेक्टर a डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल गिव यू द यूनिट वेक्टर। ये आपको क्या देगा, यूनिट वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बच्चों आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैं आ जाता हूं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। आपको भी मैंने
प्रीवियसली अभी पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर्स में। फर्ज करें आपके पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। अब x एक्सिस के अलोंग भी कोई ना कोई यूनिट वेक्टर है व्हिच इज i, y एक्सिस के अलोंग भी कोई ना कोई यूनिट वेक्टर है व्हिच इज j, z एक्सिस के अलोंग भी कोई ना कोई यूनिट वेक्टर है व्हिच इज k। तो ये टर्म्स आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए यूनिट वेक्टर्स के बारे में, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद याद रखना है फॉर्मूला, जिस तरह से x y z ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसी तरह से i j और k ये भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने याद करनी। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और 3 डायमेंशनल सिस्टम में कौन कौन से यूनिट वेक्टर्स होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को अच्छे से माइंड में होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, नल वेक्टर क्या होता है? नल जो होता है ना, इसका मतलब है नथिंग। तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 0, और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो। आर्बिट्ररी का मतलब है उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, which cannot be defined। तो उसको डायरेक्शन है लेकिन आप उसे डिफाइन नहीं कर पा रहे, ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा, नल वेक्टर। अ वेक्टर whose magnitude is 0 and arbitrary direction is called a null vector। ऐसे डेफिनेशन याद किया गया, इसको रटा ना लगाया करें वर्ड बाय वर्ड, थोड़ी टेक्निक से याद करें, ठीक है। अच्छा, अब नल वेक्टर कैसे आएगा? जैसे मैं कहता हूं यार 2 में जब मैं -2 ऐड कर दूं तो आंसर क्या आता है जी, 0। इसी तरह से जब किसी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें, नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर a है तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड इस a के बराबर हो लेकिन उसकी डायरेक्शन इसके उलट हो, वो उसका क्या कहलाता है, नेगेटिव वेक्टर। तो जब भी किसी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करते हो तो आंसर आता है नल वेक्टर। आंसर क्या आता है, नल वेक्टर। याद रखना, ये जो 0 है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और ये जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ नल वेक्टर। सो नल वेक्टर निकालने के लिए किसी भी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर आप लोगों को ऐड करना पड़ता है। कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए बच्चों, फर्ज करें ये आपके पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये जो पॉइंट ओरिजिन है, अगर मैं इस ओरिजिन सिर्फ इस पॉइंट का ही मैं वेक्टर लिखना चाहूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, नल वेक्टर। आपको आ सकता है कि द वेक्टर of the origin in 2 dimensional or 3 dimensional coordinate system is null unit। इस तरह से आपको एमसीक्यू आ सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। इसके बाद इक्वल वेक्टर्स के बारे में हम देख लेते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है जी। आखिरी टर्म है बच्चों ये हमारी बेसिक टर्म्स की, इसके बाद हम आर्टिकल्स की तरफ चलेंगे। इक्वल वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, मतलब उनके हेड की पोजीशन की जो डायरेक्शन है वो भी सेम हो और उनकी जो टेल की लेंथ है वो भी सेम हो। तो ऐसे दो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। अब अगर उन दोनों में से दोनों की मैं फर्ज करें एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर इस तरह का आ जाता है, अब आपको पता है कि इसकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। सो ये क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। इसी तरह से अगर ऐसे आ जाए एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, अब आपको क्या नजर आ रहा है भाई, ए और बी की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अब की बार फिर से ये एक दूसरे के अनइक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। सो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। Two vectors having same magnitude, different magnitude or direction are called the unequal vectors. So ये इनकी डेफिनेशन है जो आपके साथ डिस्कस की हैं। आई होप कि ये सारी बेसिक टर्म्स आप लोगों को क्लियर होगी होंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम आर्टिकल्स की तरफ चलेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।